Welcome students. Today we will learn about type of thinking. This is from psychology and unit cognitive process and unit third. And students, I will not read the slides, just explain, otherwise the video will be long. Okay. तो आपने देखा था इससे पहले हमने ये सब पढ़ लिया था, सब इसके बारे में नेचर साइकोलॉजी का ये जितना भी होता है डेफिनेशन नेचर हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे टाइप्स। तो वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए मैं फटाफट आपको इसके बारे में रीड कर दूंगी। ओके, तो ये है इसके 6 हमने यहाँ पे टाइप लिए हैं: परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग, कंसेप्चुअल एंड ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग। ओके, तो परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग का मतलब क्या है कि ये जो होता है परसेप्शन पे बेस है। मीन ये जो हम परसेप्शन हमने पढ़ा था उसी पे बेस है। मतलब कि परसेप्शन किसी के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सेंसेशन का जो इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस है वही होता है जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर एक स्टिमुलाई होगी, वो हमें क्या करेगी, उसको हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, उसको वो रिसीव करते हैं और फिर उसके बाद उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर ब्रेन उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है और उसी का फिर वो मैसेज कन्वे करता है। तो ये कहने का मतलब है कि वहाँ पर एक उसको स्टिमुलाई होती है उसके लिए, उसको परसीव करने के लिए। तो सेम लाइक हियर कि इसमें क्या होता है कि कॉन्क्रीट थिंकिंग भी कहा जाता है इसमें इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है एक्चुअल या जो कॉन्क्रीट और जो इवेंट्स, सिचुएशन और कुछ भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब उसकी प्रेजेंस में ये काम हो रहा होता है। ठीक है, थिंकिंग का। ठीक है, और ये जो होती है एक वन डायमेंशनल और लिटरल थिंकिंग है, जिसमें कि जिसका मीनिंग है कि बारीकियों को समझे बिना, मतलब एक उसकी हम डिटेल नहीं समझ रहे, केवल हम उसको क्या कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं उसके बारे में। मतलब इतना ज़्यादा इसमें हमें मैथमेटिक नहीं लगानी है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये मतलब कि ना इसके बिना भी ये थिंक की जा सकती है विदाउट एनी उसके लॉजिकल उसके प्रोसेस को समझे बिना ही। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है इसमें। ठीक है, और ये जो होता है थिंकिंग का सबसे सिंपल फॉर्म होने के कारण ये छोटे बच्चे भी इस प्रकार की जो थिंकिंग होती है उससे क्या ले सकते हैं, वो बेनिफिट ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे दूसरा है ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या होता है कि जो ऑब्स्ट्रैक्ट और कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, मतलब कि जो हम कॉन्सेप्ट पे बेस होती है, कहने कॉन्सेप्ट जिसे बोल सकते हैं कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इट डज़ नॉट रिक्वायर, मतलब कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या इवेंट या किसी भी परसेप्शन या स्टिमुलाई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। कहने का मतलब वहाँ पे कोई चीज़ प्रेजेंट ना हो, ऑब्जेक्ट वगैरह, तब भी ये थिंक किया जाता है। इसे जो होता है ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है कॉन्सेप्ट या ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को यूज़ करता है, यानी कि कोई भी आइडियाज़ जो होते हैं उसके लिए यूज़ होंगे। यानी कि यहाँ पे कोई मतलब ऑब्जेक्ट इवेंट जो रहता है वो प्रेजेंस में नहीं होता, सिर्फ हम उसके लिए आइडिया अपने दिमाग में चलता रहता है हमारे दिमाग में। ठीक है, फिर ये जो होता है ये परसेप्चुअल थिंकिंग से भी बेटर है, उससे बेटर मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है अंडरस्टैंडिंग करने के जो एफर्ट्स होते हैं उसमें कम, इसमें कम करता है ये। और इसमें क्या होता है कि डिस्कवरी और इन्वेंशन, यानी कि उसमें ये हेल्प करती है ये वाली थिंकिंग, यानी कि किसी का खोज करना, किसी के बारे में जानना, आविष्कार जिसे बोलते हैं ना, इन्वेंशन, डिस्कवरी, यानी कि कुछ फॉर्म करना, इस तरीके का काम करेगा। तो परसेप्चुअल थिंकिंग क्या है, बेटर है। ये परसेप्चुअल थिंकिंग से ये बेटर है, कहने का मतलब कंसेप्चुअल थिंकिंग और ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कुछ नॉर्मली नहीं थिंक किया जा रहा, मतलब कोई डिस्कवरी, कोई इन्वेंशन के लिए यहाँ पे ये वाली जो थिंकिंग होती है वो हेल्प करती है। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसमें। ठीक है, तो ये होता है ये मीनिंग की जो बारीकियाँ होती हैं उसको अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी होती है इसमें। ठीक है, और ये होता है मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, इसको भी बोलते हैं, मतलब होती है, कहने का मतलब इसमें, जिसमें कि मेटाफोर्स और हाइपोथेसिस को अप्रोप्रिएटली यूज़ करने की एक एबिलिटी होती है। मेटाफोर्स का मतलब होगा कि जो सिंबॉलिक ऑफ समथिंग एल्स, मतलब कि कोई भी सिंबल को किसी के लिए यूज़ करना, उसके जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, आपको डेमो कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, डेमो कर रहे हैं, और आपके पास कोई डिवाइस नहीं है या कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्या कोई ऐसा कुछ रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल्स कुछ नहीं है, तो आप उसके बदले में कुछ दूसरा यूज़ करके उसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि आप उसको थिंक कर रहे हैं कि ये चीज़ वो है, और उसके बेसिस पे पूरा आप उसको इमेजिनरी करके पूरा डिटेल कर पा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो रियल स्टिमुलाई ना हो के भी हम दूसरी चीज़ का उसमें यूज़ करके उसको
यूज़ कर ले रहे हैं, उसके लिए थिंक कर ले रहे हैं, कहने का मतलब, ठीक है ना। तो ये वाली ये इसमें आ जाती है, ठीक है। और ये जो होती है मतलब जो सोल्यूशन होता है, यानी कि हाइपोथेसिस को अप्रोप्रिएटली यूज़ करने की एबिलिटी, मतलब कि जो पहले से सजेस्टेड आइडियाज़ होते हैं उसको ये ठीक से अप्रोप्रिएट यूज़ करना, मतलब आइडियाज़ को अपने मतलब थिंक करना उसके बारे में, उसकी ये एबिलिटी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट थिंकिंग में जो होती है लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, ठीक है। मतलब फिर हम उसको लैंग्वेज से भी जो थिंकिंग कर रहे होते हैं वो हम फिर उसको लैंग्वेज में करते हैं, मतलब लैंग्वेज भी यूज़ होती है, कहने का मतलब। देन क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है कि ये ओरिजिनल ये जो होती है ओरिजिनल थिंकिंग, ये जो इसकी जो थिंकिंग है, इसकी जो एबिलिटी होती है ये होती है ओरिजिनल करने का, मतलब कि कुछ समथिंग न्यू बनाने की, कुछ नया क्रिएट करने का, ठीक है। कुछ नया ये वाला मैंने बोल दिया। अब क्रिएटिव थिंकिंग हम देख रहे हैं, क्रिएटिव का मतलब ही है कुछ क्रिएट करना, यानी कि इट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग, यानी कि ये जो थिंकिंग है ये ओरिजिनल थिंकिंग है, कहने का मतलब कुछ नया समथिंग डिस्कवर करना और नया कुछ बनाना, कहने का मतलब, ठीक है ना। तो क्या है ये ओरिजिनल थिंकिंग की ये वाली थिंकिंग जो होती है ओरिजिनल थिंकिंग होती है, इसकी एबिलिटी होती है कि ये ओरिजिनल थिंकिंग होगी। और समथिंग न्यू बनाने का मतलब है कि कुछ नया क्रिएट करने की डिस्कवरी इसमें रेफर करती है, मतलब ये बताती है, दर्शाता है कि कुछ नया बनाना है। और ये समथिंग न्यू क्रिएट करने के लिए जो सिचुएशन के वेरियस एलिमेंट्स जो होते हैं उसको जो होता है हारमोनियस होल को जो होता है एक इंटीग्रेट करने की एबिलिटी है, यानी कि उसको एक फॉर्म में प्रेजेंटिंग जो फॉर्म होता है प्रेजेंट फॉर्म में उसको बनाना, मतलब क्रिएट करना समथिंग कुछ न्यू, ठीक है, उसकी एक एबिलिटी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इन अदर वर्ड सम क्रिएटिव वर्क की ओर जो होता है डायरेक्टेड कॉग्निटिव क्रिएटिव थिंकिंग को रेफर करते हैं, यानी कि हम अदर वर्ड में बोलें तो ये जो ये थिंकिंग है ये डायरेक्टली जो होती है कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती है, यानी कि हमारा जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो वो उस थिंकिंग को क्या कर वो जो थिंकिंग होती है ब्रेन को उस ओर के लिए क्या करती है डायरेक्ट करती है, रेफर करती है, कहने का मतलब थिंकिंग को, ये जो होती है ब्रेन, ठीक है। एंड दूसरे वर्ड में हम कहें तो जो किसी भी जो क्रिएशन का जो काम है उसकी ओर को क्या करना डायरेक्ट करना, मतलब कि हमारा जो ब्रेन है उसकी जो एक्टिविटी है उसको कुछ ना कुछ नया सोचना और क्रिएट करने के लिए ये थिंकिंग जो होती है काम करती है, ठीक है। और जो क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है वो सोसाइटी के लिए एक ग्रेट बूंस का मतलब आप समझ रहे हैं, बूंस का मतलब ग्रेट बूंस मतलब है कि वो जो होती है मतलब बेनिफिशियल है फॉर सोसाइटी, ठीक है। क्यों, मतलब सोसाइटी के लिए भी, इंडिविजुअल के तो है ये, सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग की एक नॉलेज को क्या करती है एनरिच करती है, मतलब उनको वो बढ़ाती है, समृद्ध करती, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये हो गया। एंड क्रिएटिव थिंकिंग कुछ न्यू अचीव करने के लिए कोशिश करती है और कुछ न्यू प्रोड्यूस करने के लिए भी कुछ यूनिक, मतलब ये है एक नया कुछ बनाने के लिए भी, ये समथिंग न्यू करने के लिए भी एक ये वाला क्रिएटिव थिंकिंग को यूज़ किया जाता है, यानी कि कुछ नया करने के लिए ट्राई करना है, अचीव करने के लिए ट्राई करना और उसको फिर उसके बाद कुछ नया प्रोड्यूस करना, ये वाली थिंकिंग से ऐसा काम किया जाता है, ठीक है। देन है लॉजिकल थिंकिंग, रीजनल थिंकिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो ये लॉजिकल थिंकिंग है इसमें हम क्या करते हैं कि ये एक बिलीव, कंक्लूज़न और जो एक्शन और जो फीलिंग है इसके रीज़न, यानी कि इसके जो कारण होते हैं उसका पता लगाने की कॉग्निटिव प्रोसेस है ये, कहने का मतलब, ठीक है। ये देखिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं तो जो भी लॉजिक है, यानी कि जो भी आपकी फीलिंग है और जो आपका एक्शन है, यानी कि ये इट इज़ द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर रीज़न फॉर बिलीव, कंक्लूजन, एक्शन और फीलिंग, मतलब ये सबका एक इन सभी जो भी यहाँ पे दिए हैं इनका जो कारण होते हैं, जो रीजंस होते हैं उनको देखना, यानी कि उनका पता लगाने की कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक है, कि ये सब ऐसा हो क्यों रहा है। ये जो होता है एविडेंस के आधार पे कंक्लूजन निकालने का एक प्रोसेस होता है, कहने का मतलब, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म जो होती है ये जो होती है क्या कहते हैं, ये जो होती है कंट्रोल थिंकिंग का एक फॉर्म है जिसमें कि थिंकिंग जो प्रोसेस होता है वो उसमें जो होता है कॉन्शियसली किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए डायरेक्ट किया जाता है, यानी कि हमारा जो ब्रेन होता है उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली उसको उसकी ओर को ज़्यादा एक्टिवेट किया जाता है ब्रेन को, कहने का मतलब है इस थिंकिंग में, ठीक है। क्योंकि इसमें कॉन्शियस लेवल से बहुत ज़्यादा डीपली हम उसके बारे में लॉजिकली थिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है रीजनिंग को ही हम कंटिन्यू करते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि रीजनिंग जो है मतलब कॉज को फाइंड आउट करने और इफ़ेक्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए रीजनिंग जो थिंकिंग की जो होती है वो हाईएस्ट फॉर्म है, यानी कि कोई भी कॉजेज़ का पता लगाने के लिए और उसके प्रिडिक्ट करना मतलब है कि जो आपने फाइंड आउट किया अपने दिमाग में, आपने सोचा कि इसका मतलब कि ये इसलिए हुआ होगा कोई भी इवेंट, कुछ भी कारण आप पता लगा रहे हैं किसी भी सिचुएशन का, फिर आप क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर मैंने इसमें ऐसा किया, ये मैंने ऐसा स्टेप उठाया तो ज़रूर है कि उसका ये निकलेगा रिजल्ट। तो ये आप मतलब ये इसीलिए इसको हाईएस्ट थिंकिंग भी बोलते हैं, रीजनिंग थिंकिंग को। मीन कारणों का पता लगाने और फिर उसके जो प्रभाव होते हैं उसकी भविष्यवाणी करने के लिए ये एक रीजनिंग थिंकिंग का हाईएस्ट फॉर्म है, ऐसा समझ सकते हैं। प्रिडिक्शन मतलब हो गया, प्रिडिक्ट करना मतलब पहले से भविष्यवाणी जिसे बोलते हैं ना, पहले से पता लगाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल आप जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आजकल ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप समझेंगे कि इसके लिए आपको क्या करना है। तो आप थिंक करेंगे कि मुझे पता लगाना है कि ये मतलब कब तक ओपन होगा, क्या होगा। तो आप थिंक कर रहे हैं कि मैं कब तक ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करूँगा या करूँगी, मुझे इसका ज़्यादा दिमाग में नहीं हो रहा है या हमारा ज़्यादा दिमाग नहीं लग पा रहा है, हम उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो फिर आपका दिमाग में आ रहा है कि अब मैं इसमें ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगा कि इसको इधर उधर से लेके नोट्स बना के उसको समझूंगी। तो फिर वो रीज़न आप वो कर रहे हैं, इसमें अंदर से अपने कॉन्शियसली अपने दिमाग को यूज़ कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मुझे नोट्स बनाने चाहिए, इधर से उधर से समझ के अपने आप से मुझे स्टडी करनी पड़ेगी। और उसके बाद मुझे फिर आपको प्रेडिक्शन भी आप कर रहे हैं कि जब मैं ऐसा करूँगा या मैं करूँगी, अपना ज़्यादा फोकस मेरा स्टडी पे रहेगा, मेंटेन करूँगी नोट अपने। तो आपको प्रेडिक्शन है, आपको प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं आप कि मेरा जो है पेपर अच्छा जाएगा और मैं उसमें 100% अपने को अचीव कर पाऊंगी, अपने गोल को, यानी कि अच्छे मार्क में ले पाऊंगी या ले पाऊंगा। तो कहने का मतलब एक इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं, कहने का मतलब। एंड इंडिविजुअल अपने पास्ट एक्सपीरियंस के दो या दो से ज़्यादा जो एस्पेक्ट्स होते हैं, एस्पेक्ट मतलब होता है पहलुओं को शामिल करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये एक ट्राई करता रहता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अपने पास्ट जो एक्सपीरियंस थे उसके बेसिस पे, जो भी आपको एक्सपीरियंस मिले हैं, तो वो क्या होगा, आप उसको ट्राई करते करते क्या होंगे, और एक्सपर्ट हो जाएंगे। यानी कि एक बार वो ख़राब होगा फिर बाद में वो सही हो जाएगा। तो आप इसमें मैथ का भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि क्या होता है। जैसे आप किसी मैथ को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता है ना, आपने पहले से सीखा है सम करना ये सब, तो आप 2 + 2 4 ही होता है ना। तो अगर आपको और डिफ़िकल्ट मिलेगा तो आप उसी के जो आपने सीखा है पास्ट में कि किस तरीके से मैथ को सॉल्व किया जाता है, तो आप करते रहेंगे। तो कभी अगर हायर लेवल का भी मिलेगा तो वो पहले गलत होगा, लेकिन फिर अल्टीमेटली उसका भी आपको एक फॉर्मूला पता चल जाएगा और वो आप और स्किल उसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। और इसको हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ये किया जाता है मतलब इंडक्टिव रीजनिंग होता है और उसके बाद है डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, तो जो इंडक्टिव जो रीजनिंग होती है उसमें ये पार्ट से लेके होल तक की रीजनिंग का प्रोसेस होता है। यानी कि कहने का मतलब है एक मतलब पार्ट से लेके, कहने का मतलब क्या है कि समझ में आपको आ रहा है कि पार्टिकुलर से लेके पार्टिकुलर टू जनरल चलता है ये वाली जो इंडक्टिव रीजनिंग है। इसमें क्या किया जाता है, कुछ प्रोडक्ट किया जाता है, कुछ प्रोड्यूस करने का, कुछ नया फॉर्म करने का ये होता है ये वाली थिंकिंग में। ठीक है, जो एक डिटेल लाइफ के एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं, यानी कि जो डेली लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, पार्टिकुलरली एक्सपीरियंस जो हो रहे होते हैं आपको, उसके बेसिस में आप एक जनरल स्टेटमेंट निकालते हैं और इसी से आप हमारी जो नॉलेज होती है वो बन रही होती है कि हाँ ये ऐसा हुआ था तो ये ऐसा हुआ। फिर आपने उसका एक कंक्लूजन निकाला कि आज दिन भर में मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ होगा, तो फिर वो आपके माइंड में फीड हो गया और आपको एक नॉलेज आ गई कि हाँ वो इसलिए हुआ होगा। तो इसी को जो होता है वो इंडक्टिव कहते हैं, मतलब नया कुछ सोचना उसके बारे में। ठीक है, पार्टिकुलर टू जनरल, पहले वो पार्टिकुलरली कुछ एक पिन पॉइंट या एक कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने उसके बारे में थिंक किया जो भी आपके संग हुआ दिन भर में, फिर वो आपने उसके बारे में सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो आपने एक अपने ब्रेन में उसके दिमाग में आपको एक नॉलेज आ गई कि वो इसलिए हुआ। तो कहने का मतलब है कुछ नया प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये जो होता है ये मतलब मैंने बोला आपको कि पार्टिकुलर टू जनरल, ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो होता है पार्ट से लेके होल तक चलता है, होल का प्रोसेस है, पार्ट से लेके होल तक रीजनिंग का एक प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल जनरलाइजेशन का
का मतलब होता है कि टेंडेंसी टू रिस्पॉन्स इन अ सेम वे बट टू डिफरेंट स्टिमुलाई। और मैंने जैसे बताया ना कि कोई ऐसी सिचुएशन दिन भर में जो हुई है उसके पास आपके एक्सपीरियंस में वो बैठ गया कि वो इसलिए हुआ होगा, तो अब आपको सेम टाइम सेम एक्सपीरियंस जो सेम स्टिमुलाई की जो एक्सपीरियंस होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्स कर पाएंगे सेम वे में। तो कहने का मतलब एक टेंडेंसी होती है जो कि रिस्पॉन्स करती है इन सेम वे टू द डिफरेंट बट डिफरेंट स्टिमुलर, जो भी अलग अलग तरीके के जो भी आपको उससे मिलता जुलता कोई स्टिमुलाई मिलेगी तो आप उसको उसी तरीके से जो ब्रेन में बैठा है उसका रिजल्ट उसी तरीके से निकालेंगे जो पास में हो चुका है। तो ये जनरल और एक इनफॉर्मल लॉजिक क्रिटिकल थिंकिंग के फॉर्म में भी जाने वाला है, जो कि एक अपने दायरे के अंदर ही ये किया जाता है। इसका अपने ही एक जो पिन पॉइंट, अपना ही जो पॉइंट है उसी के अंदर ये रहेगा, ठीक है, कहने का मतलब जिस पे भी आप कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे पर्टिकुलर, ठीक है ना। देन सेकंड जो है वो है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि ये होल टू पार्ट की ओर मूव करता है, मतलब जनरलाइजेशन टू अंडरलाइन कॉन्सेप्ट जो होता है एग्जाम्पल की ओर ये मूव करता है। कहने का मतलब क्या है कि जनरल टू पार्टिकुलर चलता है, कहने का मतलब, ठीक है, यानी कि रियल कॉन्सेप्ट को अलग अलग फॉर्म में अलग अलग देखते हैं इसमें, तो उसे ही डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग फॉर्म में, मतलब जो रियल कॉन्सेप्ट है जो कि रियल में कुछ चीज़ है, चाहे कोई इवेंट है चाहे कुछ है, लेकिन उसके अलग अलग कुछ आइडियाज़ कुछ लॉजिक हम लगा रहे हैं, देख रहे हैं उसके बारे में, थिंक कर रहे हैं, उसी को डिडक्टिव बोलते हैं। मीन जब भी स्टेटमेंट के अंदर से निकल, मतलब ये कोई भी स्टेटमेंट होगा उसको हम अंदर से क्या कर रहे हैं, निकल कर बाहर की ओर जा रहे हैं, यानी कि मेन पॉइंट्स हम बाहर के सराउंडिंग की ओर, उसकी चारों तरफ के बारे में बहुत डिटेल में सोच रहे हैं। मीन जो भी रियल स्टिमुलाई के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो थिंक कर रहे होते हैं, जैसे कि एक कोई रियल स्टिमुलाई है, अब आपके कुछ और आइडियाज़ हैं, कुछ और आइडियाज़ है, लेकिन निकलेगा वो मेन आइडिया उसी के बारे में हो रहा जो मेन पर्टिकुलर थिंग यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। जैसे कि इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो डिडक्टिव लॉजिक भी इसे कहते हैं, और ये जो होती है लॉजिकली कंक्लूजन तक चलने के लिए एक या एक से ज़्यादा जो रीजन का एक प्रोसेस होता है, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो फॉर्मल जो लॉजिक को जो होता है द साइंटिफिक डिडक्टिव के रूप में भी डिस्क्राइब किया जाता है इसको, तो ये आप ऐसे करके भी बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो फिर है अबडक्टिव जो होती है, एंड ये जो होती है, और फिर इसके बाद है अबडक्टिव रीजनिंग। इसी के अंदर अबडक्टिव रीजनिंग भी आ गया, जो कि किसमें इन दोनों का मिला जुला होता है। इट जो होता है इसमें क्या होगा, अबडक्टिव रीजनिंग में ये होता है कि कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें कि अक्सर इंडक्टिव और डिडक्टिव यानी कि दोनों तरीके के जो थिंकिंग होते हैं वो दोनों ही, रीजनिंग जो होते हैं वो दोनों ही इसमें अंदर आते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। तो एक बार आप ये देख लीजिए, एक ये इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, एरिस्टोटले ने दिया था कि ये जो आप देख पा रहे हैं, जो ये एरिस्टोटले ने ये वाली जो डिडक्शन पे दिया था कि सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ। देखिए पहले थ्योरी आएगी, जैसे कोई इन्होंने बोला कि जो जो डिडक्टिव है, डिडक्टिव में क्या होता है कि एक जो मेन पर्टिकुलर जो चीज़ है उससे बाहर निकल के आप उसके चारों तरफ देख रहे हैं। एक मेन पहले जो बन गया पॉइंट, यानी कि ये जो हो रहा ये जो हो रहा जनरल टू पर्टिकुलर चल रहा है, यानी कि पहले होल से लेके पिन पॉइंट की ओर को जा रहा है। पहले थ्योरी हुई, फिर हाइपोथेसिस आया, हाइपोथेसिस में मतलब उसके बारे में उसने जो भी एक्सप्लेन वगैरह जो भी उसको समझ में आया, फिर वो ऑब्जर्वेशन किया उसमें, और फिर उसका कन्फर्मेशन हुआ, ठीक है। हाँ ये जो थ्योरी है इसमें यही हुआ होगा। पहले उसमें लॉजिक लगा लिया, एक्सप्लेन जो भी हाइपोथेसिस उसके बारे में कर ली, उसके बाद उसमें ऑब्जर्वेशन में जो भी उसके क्लियर आया, और आखिरी में कन्फर्मेशन हो गया कि हाँ ये थ्योरी इसलिए है, मतलब अपने अपने व्यूज़ दे दिए, ठीक है। अब इंडक्शन में क्या है कि जो इंडक्टिव जो थ्योरी है इसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आएगा, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन नीचे से देखिए, ये जो हो रहा है नीचे से जा रही है ना, कि मैंने बोला कि जो ये पार्ट टू होल समझ लीजिए इसको। ऑब्जर्वेशन हुआ, फिर उसका पैटर्न बना, जो भी आपने देखा उसको पैटर्न के फॉर्म में परसीव किया, उसके बाद उसमें हाइपोथेसिस करी, बारे में सोचा क्या है किस लिए, एक्सप्लेन किया, और जो भी आपने उसका रियल जो भी आइडियाज़ वगैरह, और उसके बाद वो थ्योरी के फॉर्म में एक हो गया, यानी कि पार्टिकुलर टू जनरल ये जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब इंडक्टिव। तो ये इसका जस्ट एग्जांपल था। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम देखेंगे कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से ही लग रही, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यानी कि यह एक जो है टूल और स्किल और प्रोसेस है,
यानी कि इसको हम मानते हैं कि एक टूल है या एक स्किल है और एक ऐसा प्रोसेस है प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये एक टूल है, क्योंकि ये जो होता है इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उसके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकती है ये वाली थिंकिंग, ठीक है। ये एक ऐसा स्किल है क्योंकि एक बार आपने जब सीख लिया तो वो हमेशा आपके माइंड में रहेगा कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या करते हैं आप रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या है कि ये थिंकिंग जो होती है रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं इसको, जैसे कि जैसे एबिलिटी टू राइड बाईसाइकिल, जो बाईसाइकिल चलाते हैं आप, जो साइकिल चलाते हैं आप, और जैसे कि ऐड नंबर, यानी कि आप जो नंबरिंग को जोड़ते हैं यानी कि सम कर रहे होते हैं ना, और कुछ लैंग्वेज आपने सीखी होती है, लैंग्वेजेस जो आप इस बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो रिपीटेडली आप करते हैं, यूज़ करते हैं, वो इसमें ये जो होता है फिर वो आप उसमें स्किल में आ जाता है कि वो आपके ब्रेन में कंटिन्यूएशन में रहता है। तो ये सब जो होता है एक रिपीटेटिव इसमें होता है, कहने का मतलब कि एरर भी होंगे, ट्राई और एरर दोनों हो जाएंगे इसमें, तभी वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की थिंकिंग होती है, ठीक है। ये एक प्रोसेस भी है क्योंकि इसमें कई स्टेप होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप जो होते हैं अब होंगे ऑब्वियसली। जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है तो बहुत बार उसको क्या किया जाता है, ट्राई किया जाता है, फिर वो एरर होता है, ख़राब होता है, फिर आखिरी में वो ठीक भी हो जाता है, यानी कि बहुत सारे स्टेप इसमें आगे इसके प्रॉब्लम सॉल्व के लिए थिंक करते रहना पड़ता है। यदि आप किसी गोल तक पहुंचना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं कि कोई जो ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, यानी कि जो बाधाएं आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करते हैं, उसको दूर करने के लिए इंगेज रहते हैं, हर समय उसके बारे में सोचते हैं कि ये जो बाधाएं हैं वो क्यों आ रही हैं, यानी कि ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं ये क्यों हो रहे हैं, ठीक है। ये इसके बारे में आप सोचते रहते हैं। तो फिर एट द पॉइंट फिर क्या होता है कि आप एक जो भी बैरियर आते हैं उसके बैरियर के अगेंस्ट जाते हैं आप, ठीक है। और जो भी वो आपको उस काम को करने के लिए कुछ बीच में रुकावटें आ रही होती है, मतलब बैरियर का मतलब रुकावट है, ठीक है, उनको क्या करता है उसके अगेंस्ट जाते हैं और आप अपने गोल को अचीव करने में ये वाली थिंकिंग जो होती है आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में बिजी रहते हैं फिर आप, ठीक है ना। क्योंकि आपको क्या रहता है कि अपने उसको क्या करना है, गोल को अचीव करना है, तो क्या करेंगे आप उसको बाधाओं से पार होते हुए भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसको क्रॉस करेंगे और अपने गोल को अचीव कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये है इसका मतलब। और हर बार जब भी आप किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं तो आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ा रहे होते हैं, यानी कि जितने बार भी आप ट्राई करेंगे उतने बार आप और ज़्यादा आपको उससे वो मिलेगा, आइडियाज़ मिलेंगे और आपकी नॉलेज और इन्हेंस मतलब बढ़ेगी, ठीक है। फिर उसके 7 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग के हैं, जो कि 7 स्टेप इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं जो आप इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम को समझना, मतलब उसके बाद उसको एक्सप्लोर करना, उसके मतलब उसके पूरा डिटेल निकालना, फिर उसके बाद में उसका कुछ गोल बनाना कि अब मुझे कैसे करके इस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना। तो आप एक गोल बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। लुक एट द उसके बाद आप क्या करेंगे, अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, यानी कि कोई विकल्प जिसे बोलते हैं, कोई विकल्प ढूंढना कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आपको फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरा कोई एक विकल्प ढूंढना पड़ेगा कि मुझे अब ये वाले रास्ते में तो डिफ़िकल्टी, तो मुझे ये वाला रास्ता चुनना पड़ेगा। इस तरीके से भी आप थिंक कर सकते हैं, कहने का मतलब। एंड फिर उसके बाद क्या होगा कि सेलेक्ट अ पॉसिबल सोल्यूशन। फिर आप एक जो आपको एक संभावित जो मतलब आप जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं कि ये पॉसिबल समाधान हो सकता है, यानी कि संभावित, यानी कि पॉसिबल मतलब एक जिसको आप समझ रहे हैं कि ये ठीक है सोल्यूशन, तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। 3-4 सोल्यूशन में से आपने एक कोई भी सोल्यूशन वो जो भी आपको लगा वो आपने सॉल्यूशन को आपने वो कर लिया, जैसे समाधान कहने का मतलब, उसको आपने चूज़ कर लिया होता है फिर इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया, चूज़ करने के बाद आप चूज़ तो करके नहीं बैठ जाएंगे, उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट अ पॉसिबल सोल्यूशन। फिर आप उसमें क्या करेंगे, एक इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उसमें लागू करेंगे जो भी आपने काम करना है, जो भी आपने थिंक किया है, ठीक है। देन हो गया इवॉल्वेशन। फिर उसके बाद आपने लास्ट में उसका मूल्यांकन करना है कि मैं कहाँ तक का सक्सेस हुई हूँ या कहाँ तक मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट एंड लास्ट इज ये है कन्वर्जन और डाइवर्जन जो थिंकिंग होती है, ठीक है।
तो डाइवर्जन का मतलब मैं यहाँ पे से आपको जरा सा इससे डायग्राम से दिखा दूँ कि इसमें क्या होता है। देखिए कि थिंकिंग ऑफ द ऑल पॉसिबल वे टू रीच अ सोल्यूशन, यानी कि ये क्या कर रहा है कि एक सोल्यूशन में जाने के लिए इनको इतने सारे थिंक करके तब जाके वो एक सोल्यूशन में पहुंचेगा। मतलब सोल्यूशन एक ही है, जगह एक ही है, उसको रास्ते बहुत सारे मिल रहे हैं डाइवर्जन में ना, उस रास्ते तक पहुंचने के लिए। और जो ये होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होगा, थिंक फॉर अ फाइनल सोल्यूशन। अब ये सीधे सीधे फाइनल सोल्यूशन में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कोई स्टेप और या कोई इधर उधर नहीं घूम के जाना, डायरेक्टली अपने पिन पॉइंट में पहुंचना है। ये वाली बात हो रही है इसमें थिंक में, ठीक है। तो जो कन्वर्जन थिंकिंग होती, कन्वर्जन वर्सेस जो मैंने बोला कन्वर्जन थिंकिंग में क्या होता है कि इसमें थिंकिंग एक कॉमन पॉइंट के आसपास थिंकिंग का कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक पॉइंट होगा, उसी के आसपास ही थिंकिंग कर रहे होते हैं, अपना दिमाग घूम रहा होता है और डिफरेंट डायरेक्शन से थिंकिंग को कॉमन कंक्लूजन के लिए एक यूनाइटेड मतलब यूनियन, यानी कि उसको एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन से आके फिर उसी कॉमन पॉइंट में आना है। कंक्लूजन आपका वही निकलना है, आम जो निष्कर्ष बोलते हैं जिसको, जो कॉमन कंक्लूजन के लिए एक यूनियन में काम आना, मतलब एक साथ उसको फिर उसी जगह पे आ जाना है। तो ये हो गया कन्वर्जन डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। और जो ये ये हो गई कन्वर्जेंट थिंकिंग। उसके बाद है डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या होता है, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो डाइवर्जेंट मतलब भिन्न भिन्न कहने का मतलब है ना, वैरायटी ऑफ थिंकिंग कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, अलग अलग तरह की डिफरेंट डिफरेंट जो थिंक होती हैं। तो इसमें एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती है और वैरायटी ऑफ जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, मतलब पर्सपेक्टिव्स का मतलब होता है जिसे दृष्टिकोण, जैसे अपना अपना सोचने का, वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव में आउटवर्ड मूव करती है, यानी कि बाहर की ओर को बढ़ती है। कहने का मतलब कि जैसे एक ही पॉइंट में ना रह के वो क्या करती है, उस पिन पॉइंट से स्टार्ट होती है, लेकिन वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव में आउटवर्ड मूव करती है। उसके साथ उसके तरीके के बहुत सारे वो डाइवर्ट करेगी, बहुत सारे रास्ते चुनेगी, लेकिन वो मेन पॉइंट में ही नहीं रह के उसमें और उसको उसमें उसके बारे में थिंक करेगी, उसके पॉइंट के बारे में कि ये किस लिए हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ होगा, पूरा निचोड़ निकाल के उस पॉइंट के बारे में सोचना है कि हम इसमें और कहाँ से पहुँच सकते थे। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर टीचर्स जो होती कॉमन व्यू जो होते कॉमन व्यू के बजाय स्टूडेंट के बीच डाइवर्शन और यूनिक थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। डाइवर्स करना क्या होता है कि एक मतलब उसको वो उनकी जो थिंकिंग होती है उसको वो बढ़ाते हैं कि एक ही माध्यम के फॉर्म में कंटेंट का यूज़ करते हैं, मतलब कि जो कंटेंट उनको देना है कंटेंट के फॉर्म में, यानी कि जो एक जो स्टूडेंट को रादर देन कॉमन व्यू, यानी कि उनकी जो थिंकिंग होती है उसको वो बढ़ाते हैं ताकि वो जो है एक ही पॉइंट में ना रहे, कॉमन पॉइंट पे, उसके अलावा वो अपने माइंड को इधर उधर भी से भी क्या करें, नॉलेज को गेन कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बुक रेफर करी तो टीचर्स बोलेंगे इसी चीज़ को आप 10 और बुक में देख लीजिए, इधर से भी नेट भी रेफर करिए, उधर से भी नेट, आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगी। चाहे आप किसी एक ही पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, किसी एक ही टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको डिफरेंट वे में पढ़ रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि ये हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी मॉल की जगह आपने पूछी कि उस मॉल का रास्ता कहाँ से है, कहाँ कैसे जाना पड़ेगा, या कोई पिक्चर हॉल या कोई अपने कॉलेज, तो उसके 10 रास्ते होंगे। तो कोई बोलेगा इधर से चले जाना ये सीधा है, कोई बोलेगा उधर से चले जाना उधर से भी पड़ता है। तो आप मतलब जा तो एक ही पॉइंट पर है, लेकिन आपके जो आइडिया हैं, जो थिंकिंग है वो अलग अलग है। कहने का मतलब ये है उसमें, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ थिंकिंग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है। तो एंड जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर से प्रेस करिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। और वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया होगा तो हो ही गया होगा, क्योंकि 6 इसमें बताए गए हैं, मैंने बताने की कोशिश करी है। तो कोई बात नहीं, आप इसके नोट्स बना लीजिए और उसको समझिए, तो ये आपके फ़ायदे के लिए भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर ढूंढने बुक में जाने की। इसी को समझ लीजिए, इसी को लिख लीजिए, काफ़ी मार्क्स मिल जाएंगे। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय।